विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता था? बच्चों, आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। ये अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोगों को जल की कमी झेलनी पड़ेगी। तो अब हम आपको बताते हैं जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकताओं के बारे में। जल की कमी के कई कारण हैं, जैसे अतिशोषण व अत्यधिक प्रयोग, अधिक जनसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरण। समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण जल की कमी महसूस की गई है। जल दुर्लभता क्या होता है? अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। अधिक जनसंख्या के कारण घरेलू उपयोगों में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी जल चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित क्षेत्र में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। सिंचाई के कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और जल की कमी और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। बच्चों, भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसकी पूर्ति जल विद्युत से प्राप्त होती है। शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या द्वारा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। शहरों में जल संसाधन का अतिशोषण हो रहा है और जल की कमी होती जा रही है। बच्चों, जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। बच्चों, अब हमारा अगला उपविषय है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबों से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय आकृतियां बनाई हैं और ये परिपाटी आधुनिक काल में भी जारी रखी हैं और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। आओ बच्चों, अब हम जल संरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत सारे बांध, झील तथा सिंचाई तंत्रों का निर्माण हुआ है। कलिंग, नागार्जुनकोंडा, कोल्हापुर जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया। तो ये सब हमने इतिहास में देखा कि जल जो है बहुत ही उपयोग में लाया जा रहा था। बच्चों, आप बताएंगे बांध क्या है? बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती हैं। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, ना कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलावा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर लगातार बहता है। बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध
के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बच्चों, परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसीलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज व्यास बेसिन में भाखड़ा नंगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। बच्चों, क्या आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित हैं। मानचित्र पर भारत की मुख्य नदियों एवं बांधों पर नज़र डालें, क्योंकि इस पाठ से परीक्षा में मानचित्र वाले प्रश्न आपको हल करने के लिए आएंगे। तो बच्चों, आओ हम मानचित्र देखें जिसमें भारत की मुख्य नदियां एवं बांध दर्शाए गए हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बांध है वो है सलाल प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं कश्मीर में जम्मू के पास चेनाब नदी पर सलाल प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है। ये एक बांध है जो चेनाब नदी पर बना हुआ है। ठीक इसके नीचे आपको दूसरा बांध दिख रहा है, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर पंजाब हिमाचल के सीमा पर आपको दिखाई, ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। ठीक भाखड़ा नांगल के नीचे आपको तीसरा बांध टिहरी, जो कि आपको उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अब बच्चों, आप ज़रा नीचे आइए चंबल नदी के पास। ये रही चंबल नदी। चंबल नदी आगे जाकर राजस्थान की तरफ आपको देखनी है। आपको दिख रहा होगा, वहाँ लिखा है राणा प्रताप सागर। ये हमारा अगला महत्वपूर्ण बांध है। राणा प्रताप सागर के ठीक नीचे गांधी सागर, ये भी एक महत्वपूर्ण बांध है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में आता है, जबकि गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में आता है। दोनों ही बांध सीमा पर हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की। ठीक उसके नीचे सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक उसके सामने अगर हम देखें उड़ीसा की तरफ, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास महानदी पर हीराकुंड बांध आपको मानचित्र पर दिखाई दे रहा है। हीराकुंड बांध के ठीक नीचे आपको नागार्जुन सागर दिख रहा है। ये भी बांध है, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है तेलंगाना में। ठीक नागार्जुन सागर के नीचे की तरफ आपको तुंगभद्रा नदी दिख रही है। तुंगभद्रा नदी पर भी तुंगभद्रा बांध बना हुआ है, जो कि कर्नाटक में आता है। इस तरह से मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बांधों को बताया है। यहाँ आपको और भी कई बांध दिख रहे हैं, बट जो बांध आपको दर्शाए गए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बांध हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। आओ बच्चों, हम बांधों से संबंधित हानियों को जानें। ये एक विडंबना ही है बच्चों, जो बाढ़ नियंत्रण करने के लिए बांध बनाए गए थे, उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने के कारण बन गए। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से
बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ ये भी है कि ये तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती है। बच्चों, ये भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण भी फैलते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ भी देखे और इनकी हानियाँ भी देखी।